ठीक। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने कल की थी, और यहाँ तक आपको मैंने बता भी दिया था। और ये पहली बार था कि सीडीएम में सबसे ज़्यादा वुमेन थी जो पब्लिक प्लेस पे दिख रही थी। तेज बहादुर सप्री और एमआर जयवंकर जो थे ये मीडिएटर थे कांग्रेस और सरकार के बीच में। तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयंकर ये दोनों मिलकर बात कर रहे थे। और इससे क्या हुआ, दांडी मार्च के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जिसे बोलेंगे गांधी इरविन पैक्ट। भाई जब मूवमेंट खत्म होगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वगैरह जो था, उसके बाद सिविल डिसोसिएशन में बहुत अच्छा था, बट इसमें मुस्लिम लीग ने तो कांग्रेस का साथ दिया ही नहीं बिल्कुल। तो जो मुस्लिम लीग बिल्कुल कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई, मुस्लिम लीग नहीं खड़ी हुई। उसके बाद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता रहा। उधर अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठा दी और कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आएँ और हमसे वार्तालाप करें। इन्होंने कहा आइए हमसे बात करिए, हम आपकी चीज़ों को समझेंगे, आप हमारी चीज़ों को समझिए। तो ये लोग क्या करने का, ये लोग यहाँ से वार्तालाप करने के, बट इसमें कांग्रेस नहीं गई। तो जब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जाती है, तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोगों की आपस में बात होती है, और उस बात के बाद हमसे कहा जाता है कि भैया जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें कांग्रेस का आना जरूरी है, तो आईएनसी को बुलाया जाए। तो महात्मा गांधी उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, महात्मा गांधी से वार्तालाप की जाती है, और महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस के लीडर जो है वो महात्मा गांधी का साथ देते हैं, और उधर अंग्रेजों के बीच में इरविन जो इस टाइम पे गवर्नर है वो बैठते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसके तहत ये लोग होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ठीक है, आप सारे पॉलिटिकल प्रिजनर हमारे छोड़ दीजिए, और हमारे पास नमक बनाने का अधिकार दे दीजिए, और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हम। कहाँ कहाँ? दारू की दुकान, जो लिकर शॉप्स है, और फॉरेन क्लोथ मार्केट, यहाँ पर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, बट हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तो इस पर एक्सेप्टेंस बनती है, पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद गांधी जी जो होते हैं, गांधी इरविन पैक्ट को सहमति दे दी जाती है 1931 में कराची सेशन में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कराची सेशन जो है उसको प्रिसाइड किसने किया। तो कराची सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? जिन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दे दी। गांधी इरविन पैक्ट जो बना वो 1931 में ही हुआ, और 1931 दिसंबर में मान्यता मिलेगी इसको कांग्रेस द्वारा। कहाँ पे? कराची सेशन में। ठीक है, कराची सेशन में इसको मान्यता मिलेगी, और कराची सेशन में इस टाइम पे थे सरदार पटेल, प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल। वो एक सोल डेलीगेट बनाते हैं महात्मा गांधी के अंडर, और महात्मा गांधी को ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजते थे। अब बच्चों, जो आप नोट पे गांधी जी की फोटो देखते हो ना, कभी अगर आपने नोट देखे हो तो नोट पे एक महात्मा गांधी जी की फोटो लगाई जाती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया तो आज कर लीजिएगा। ठीक है, नोट पे एक महात्मा गांधी की जो फोटो लगी हुई है वो इन्हीं लोगों ने बनाई थी। मतलब ये फोटो लंदन में ही खींची थी। जो नोट पे आप देखते हैं महात्मा गांधी की फोटो, वो इन्हीं के समय पर आई थी और इन्हीं के टाइम पर क्लिक की गई थी। तो एक ये चीज़ थी कि वो उसी टाइम पर क्लिक की गई है, और वो मिरर फोटो पहले लगी थी। ये जो फोटो इनकी स्माइली फेस वाली लगी हुई है, जहाँ पे आप ये वाली नोट देखते हैं, ये मिरर इमेज है। जो ये पहले इमेज लगी थी वो मिरर इमेज थी, रियल फेस इधर साइड ही आता है। तो महात्मा गांधी का फेस पहले अपोजिट लगाया गया था, तो इनकी मिरर इमेज को ही बदला गया। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं तब ये फोटो खींची गई थी। ये 1932 की फोटो है महात्मा गांधी की। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बेटा? सरदार पटेल सेशन में आते हैं। सरदार पटेल कहते हैं नहीं, महात्मा गांधी को इस सेशन में जाना चाहिए। महात्मा गांधी जाते हैं। वहाँ पर दो बातों पे ये थोड़ा बिखर जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जाने से पहले एक और चीज़ होती है, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। क्या कांग्रेस के इस सेशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती है, लोगों को मिलने चाहिए, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम मतलब राज्य के देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कार्यक्रम यहीं पे सृजित होना चाहिए, ताकि हमारी एक प्रॉपर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम हो जिसको हम पूरी तरीके से चलाएं। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें हुई। अब गांधी के बारे में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आज जब आना तो बेटा मेरा चश्मा ले आना। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा?
बेटा देखिए, मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत तेज़ पढ़ाता हूँ, तो मैं थोड़ा स्लो होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा स्लो हो जाऊँगा तो फिर स्लो ही रह जाऊँगा। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो पहले आप लोग डाउट भी पूछ लिया करो, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बुलेट ट्रेन की तरह भागते हो, तो फिर भाई मैं धीरे होने को तैयार हूँ, और वो एक लॉजिकल चीज़ है, बट आपका मन है मेरा धीरा होना तो मैं हो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है धीरे होने में, मैं तो आप लोग इसलिए धीरा भी होने को तैयार हूँ। तो कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, फिर आगे चले। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप बिंदास पूछिए, फिर हम लोग थोड़ा रैपिड पढ़ेंगे ना। आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा, तो ज़्यादा मजा आएगी आप लोग। सर आपने 1931 के बारे में क्या बताया? 1931 के बारे में क्या बताया? अभी जो अभी आप लिखिए सर, हाँ। मुझे ये इस वन में आया। 1931 में इन्होंने फंडामेंटल राइट की भी बात की और इकोनॉमिक प्रोग्राम की भी बात की। इंडिया का खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब हुआ हमारे देश का खुद का एक आर्थिक विकास कार्यक्रम होना चाहिए। पहली बार कांग्रेस ने अपने में ये ऐड किया कि हमारा खुद का एक आर्थिक विकास कार्यक्रम ने। अच्छा है बेटा, आपको नींद आने लगेगी तो थोड़ा सो भी लेना चाहिए। देखिए इतिहास की क्लास में अगर लोरी सुनते सुनते आप लोग सो जाओगे तो धीरे हम नहीं होंगे इतना कि आप परेशान हो। बट ये कि कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आता तो फिर बेटा मुझे होना चाहिए। मैं आपके साथ कम्युनिकेट इसीलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी इशू हो तो आप बिंदास पूछ लीजिए, बट हाँ प्लीज़ पब्लिकली कोई भी बदतमीजी ना करिए। आपने कल जिस भी बच्चे ने गलत लिखा, नो डाउट उनको तो कोर्स से भी इनरोल करके भी बाहर कर दिया जाएगा। लॉसेस हम झेलने को नहीं तैयार हैं तो हम किसी की डिग्रेडेशन भी नहीं झेल सकते, बट ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो आप लोग कोई भी इशू है बिंदास मुझसे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है भैया, ये चीज़ें बदलो, वो हो जाएगा। बट अगर आप गलत लिख रहे हो तो वो नहीं चलेगा किसी के लिए, और स्पेशली रात को नहीं चलता, क्योंकि आपके एक टीचर को अगर मॉर्निंग में उठना पड़े, कोई 6 बजे से काम करे रात को 9 बजे तक, तो फिर भाई वो मेंटली रिलैक्स नहीं होता रात को घर जाते वक्त। और अगर घर जाने के बाद भी उसे परेशान करो 12-1 बजे तक, तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ठीक है, तो वो नहीं किया जाएगा। चश्मा आ जाए फिर बेटा पढ़ाई इसीलिए रुको, तब तक आप लोग डाउट पूछ लें। सर जैसे आपने बताया कि लंदन में जो फोटो खींची गई तो 31 में सेशन फाइनल हुआ है। 1932 में महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में लंदन में। 1932 में। तो अभी यहाँ से चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हैं, डिटेल में पढ़नी है, तो अब थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलो यहाँ तक बेटा किसी को महात्मा गांधी में कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछ ले। फिर इसके आगे महात्मा गांधी के नए एपिसोड में हम नए एपिसोड की नई चरितार्थ की बात करेंगे। नहीं, मेरी आईसाइट नहीं वीक है, बट मैं जिस पैनल पे खड़ा हूँ उस पैनल पे अगर आप 1 घंटे खड़े हो जाएंगे तो जो इसकी रेजर्स निकलती हैं वो आपको हेडेक दे देंगे। तो ये 0.25 का चश्मा है, बट ये यूवी और ये जो हाईलाइटेड ये जितनी भी इससे एनर्जी निकलती है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सो हमें थोड़ा चश्मा पहनना जरूरी होता है, वरना हमारा सर दर्द होने लगेगा, बस और कुछ नहीं। ये दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। I think that is in the cabin only. And your particular place? हाँ, जिसने पूछा है कि मेरा चश्मा क्या है वो बच्ची जरूर अंदर ही है। चलो। पर तो सिर्फ पॉइंट का है सर, आपका पीछे लगाएगा। जैसे मेरे में 0.25 है, इसके में 2.5 है। चलो अब आते हैं अपने हिस्ट्री पे वापस बेटा। अब यहाँ तक हमने बात कर ली, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। पहले चीज है नवंबर 1930s में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगा? नवंबर 1930 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसको किसने बायकॉट किया? पहले को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
नहीं जाएंगे, बट बाकी लोग गए। एसी चलाया भी चलते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी गए। तो जो बाकी लोग भी गए तो भाई कांग्रेस नहीं गई, तो वहां पर बात तो हुई। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई आउटकम नहीं निकला, इसका भी आउटकम निकला होगा। बट जाहिर सी बात है, अगर बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पार्ट नहीं बनती इस चीज का, जो बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया है, अगर वही नहीं जा रही तो भाई यहाँ पर डिमांड कैसे फुलफिल होगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई इसके लिए तो अब हमें चाहिए, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अटेंड करें। तो ये डिमांड की गई पर इसको रिफ्यूज किया गया, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई इनको तो हमें लाना पड़ेगा। तो आप कैसे भी लेके आए, ठीक है। ठीक है, एक ग्रेट गुजराती पोएट हैं जिनका नाम मेघानी है, उन्होंने एक फेमस पोएम लिखी थी जिसमें गांधी जी के हेल्पनेस में कहा गया था, इवन द लास्ट कप ऑफ पॉइजन यू मस्ट ड्रिंक बापू। अगर कप में अंतिम घूंट भी जहर की बची है तो पीनी आप ही को पड़ेगी बापू, क्योंकि कोई और नहीं पिएगा। बापू नहीं, बापू, तो बापू ही तो बोला, बापू। तुम्हें बाबू बाबू सुनाई दे रहा है, बापू ही। तो बापू भाई साहब जो हैं, है ना, वो किसी के बाबू बन भी नहीं सकते, वो बाबू बन सकते हैं, बाबू अज्जी वाले, और कुछ नहीं। तो बापू जी के लिए इन्होंने कहा कि तुमको ये जहरी का प्यारा पीना पड़ेगा। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि इनको अपमान बहुत झेलना पड़ा। अगर आप बात करें 1931 में, याद है जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, क्या हुआ था इस टाइम पे बेटा? गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी को अपमान क्या झेलना पड़ा? मतलब कि उनको ये था कि सब उनको ब्लैक रोज दे रहे थे, काहे को? कि उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और उनको राजगुरु को उनकी फांसी रोक सकते थे, रुकवा सकते। देखिए, लोगों को ये लगा कि महात्मा गांधी को डिग्रेड किया गया इस टाइम पे। लोगों को ये लगा कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो इस समय पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इंडिपेंडेंटली घूम रहे होते और हमारे देश में आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते। देखिए, मैं पॉलिटिकली तो बहुत चीज़ें नहीं समझता, बट आई एम एथिस्ट को मैंने एक बार पढ़ लिया। तो भगत सिंह की बहुत पतली किताब है, लाइब्रेरी के मेरे पर्सनल कलेक्शन में है, आज भी रखी। तो आई एम एथिस्ट को अगर आप कभी पढ़ते हैं और माई खलीफ पढ़ते हैं, माई खलीफ जो है डेट इज़ अ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी। जर्मन का मतलब होता है मेरी खुद की आत्मकथा। तो ये दोनों बुक्स पढ़ के आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इन दोनों की जो फार साइटनेस थी अपनी अपनी कंट्री को लेकर, वो बिल्कुल अलग। दोनों बहुत अच्छे नेता थे, तो अगर ये रहते तो एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन सकते थे, जो 21 साल में इतना अच्छा सोच रहे थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जब महात्मा गांधी ने कहा कि सत्याग्रहियों को छोड़ दिया जाए, तो ये सत्याग्रही में नहीं आते थे, ना पॉलिटिकल प्रिजनर में आते थे, ये आते थे रेवोल्यूशनरीज में, क्रांतिकारियों में। तो क्रांतिकारी का मतलब क्या हो गया? वायलेंस, हिंसा। अब बेटा अगर वायलेंस होता है तो वहां पर कौन नहीं मिलेगा? महात्मा जो है गांधी। तो एमजी साहब वहां नहीं आएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी वहां आपको कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी की वहां कोई वैल्यू नहीं। महात्मा गांधी कहते हैं जहां पर हिंसा होगी वहां पर मैं नहीं खड़ा रहूंगा। तो ये कभी भी वायलेंस के साथ नहीं खड़े हुए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये देखिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले इनको बाकायदा मौका मिला, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़कर बाकी सारी बातें मनवा ली। अगर आप महात्मा गांधी की जगह होते या मैं महात्मा गांधी की जगह होता, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करता कि महात्मा गांधी जी ने जो किया वो सही है। रीज़न बीइंग ये है बच्चों कि अगर 50,000 से ऊपर, ठीक है, आपके सत्याग्रही जेल में हैं, उनकी वैल्यू में अगर 3 लोगों की जान जा रही है और उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ और उनको मूवमेंट के लिए वापस छोड़ा जा रहा है, तो महात्मा गांधी भी उनकी जगह जेल में होते तो वो अपने प्राणों को न्यौछावर करते। लोगों ने इसको हाई बनाया है पॉलिटिकली, बट ऑन जेन्युइन नोट ऐसा कुछ नहीं कि गांधी यहाँ पर गलत थे। गांधी की आइडियोलॉजी अपनी जगह सही थी, उन्होंने कोशिश की थी, ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की, बट सक्सेस नहीं मिली। अब यहाँ पर बेटा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक प्रॉब्लम होती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसी होती है, वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पृथक निर्वाचक मंडल। उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, पृथक निर्वाचक मंडल की। गांधी जी यहाँ पर जाते हैं और गांधी जी सारे काम करते हैं, बट ये फिर से फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी जब यहाँ जाते हैं तो महात्मा गांधी के सामने ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को, पिछड़ी जाति को भी देने का प्रपोजल आ जाता है।
महात्मा गांधी इमीडिएटली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ देते और कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट किसी भी दलित को मैं नहीं लेने दूंगा, क्योंकि वो हिंदुओं के पार्ट हैं और हम लोग एक साथ रह लेंगे। महात्मा गांधी जैसे ही इंडिया वापस आते हैं उनको पुणे की जेल में डाल दिया जाता है। कौन सा पैलेस है? आगा खां पैलेस। तो आगा खां पैलेस में इनको डाल दिया जाता है। अच्छा, वो कम्युनल अवार्ड फिर बता जेल में पूरा पर। चलो ठीक है। महात्मा गांधी को ठीक है जेल में डाल दिया जाता है। जेल आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। तो जब जेल में डालते हैं तो वहां पर आमरण अनशन करने लगते हैं। ठीक है, आमरण अनशन का मतलब होता है फास्ट अनटू डेथ। ये इस चीज पे बैठ जाते हैं क्रोध में आके कि अब मैं अपने आंदोलन को पूरा करूंगा। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं, सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं प्रोवाइड होगा। तो उस टाइम पर बी आर अम्बेडकर साहब जो होते हैं ये दलितों के सबसे बड़े नेता होते हैं। तो बी आर अम्बेडकर साहब बापू के पास आते हैं और इनका अनशन तोड़वाते हैं। मिल गया? नहीं, सर्च कर लो तुम पहले, इसलिए हम जेल ही बोलेंगे। तुम सर्च कर लो, एक और कर लो बेटा। तो पढ़ लो कोई बात। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सिंपल सी चीज़ होती है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी और इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और इसी समझौते में ये कहा जाता है कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करेंगे। ध्यान से समझना, इनसे कहा गया कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करेंगे और इसकी जगह आप क्या लेंगे? हाँ, इसकी जगह आप लेंगे, ठीक है मैम, वेरी गुड, इसकी जगह आप लेंगे रिजर्वेशन। 33% रिजर्वेशन आप लेंगे और 33% रिजर्वेशन लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? 33% रिजर्वेशन के बाद आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ देंगे। गांधी जी के बारे में और इरविन के बारे में वाइसरॉय वेलिंगटन ने बोला था, इरविन गांधी पैक्ट एक बहुत बड़ा धोखा था और एक बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। और जैसे ही ये लोग वापस आए, गांधी जी को जेल में डाला गया और गांधी जी जैसे ही जेल में गए हैं और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया और जितने भी मूवमेंट कांग्रेस कर रही थी उन सबको बंद कर दिया गया। 1932 जो था वो कांग्रेस के लिए बड़ा बुरा माना गया। 1932 में सारी चीज़ें इनके खिलाफ हो गई और यहाँ पर इनका जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से क्या कर दिया बेटा? हमने बंद कर दिया। अब गांधी जी यरवदा जेल में बैठे हैं, वो तो बाहर आ नहीं सकते। ठीक है, और अच्छा, गांधी की एक खास बात ये थी, गांधी जी बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते थे। जब उन्हें लगता था मेरे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है तो बाहर आने का रास्ता बनाते थे अपनी बीमारी को। महात्मा गांधी हमेशा इल हेल्थ के चक्कर में जेल से बाहर आ गए। कभी उनके पेट में गुड़गुड़ होती थी, कभी पेट गोते खाता था। तो महात्मा गांधी जेल से बाहर आ सकते थे, ये उनके पास एक पावर थी। महात्मा गांधी का जब मन करता था, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ना जज, जब उनका मन तो बाहर आ जाएंगे। तो महात्मा गांधी इसीलिए हमारे यहाँ की पावर थी। तो महात्मा गांधी अंदर बैठे हुए थे, मार्शल लॉ लग चुका था, गांधी जी जेल में थे, मूवमेंट वापस ले लिया गया था और इस समय ही एक स्टेटमेंट दिया था दो महान नेताओं ने, एक का नाम है सुभाष चंद्र बोस और एक का नाम है विट्ठल भाई पटेल। उन्होंने कहा महात्मा फेल्ड एज लीडर। इन्होंने कहा महात्मा गांधी एक नेता की तरह फेल हो गए। महात्मा फेल्ड एज लीडर। इन्होंने कहा महात्मा गांधी एक नेता की तरह फेल हो गए। अच्छा, अब बात आती है महात्मा गांधी फेल्ड एज लीडर? नहीं, यहीं पे एक कंफ्यूजन आ गया। अगर महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात पे अटते ना तो आज शायद हम लोगों को एक और देश मिलता जिसका नाम होता जय भीम या भीमिस्तान। तो महात्मा गांधी की जगह में रिजर्वेशन एक दंश है, बालकुन मानते हैं रिजर्वेशन में बहुत चीजें बदलने की जरूरत है, बट इट विल ऑल्सो टेक टाइम। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी थी जिनके रिप्रेजेंटेटिव गए थे? मुस्लिम लीग से गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद सफ़ी, आगा खान और फैजुल हक। हिंदू महासभा से गए थे SN मोंजी एंड MR जयकर। और इंडियन लिबरल फेडरेशन से गए थे तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीवास्तव शास्त्री। और डिप्रेस क्लास की तरफ से गए थे BR अम्बेडकर। ठीक है,
डिप्रेस क्लास के सेपरेट इलेक्टोरेट के चक्कर में फास्ट अन टू डेथ चला रेडवर्ता जेल पुणे में, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया 1932 में, और यहाँ पर ये किया गया डिप्रेस क्लास के लिए लेजिस्लेटिव में और प्रोविंशियल में सीट्स बढ़ा दी जाएगी, उनको रिजर्व कर दिया जाएगा। बी आर अम्बेडकर एंड एम सी राजा दोनों डिप्रेस लीडर थे, और मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट के लिए सबसे ज़्यादा मीडिएशन किया था। तो दो लोग गए थे, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा एम सी राजा, ठीक है। ये दोनों डिप्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर थे। गांधी जी रिलीज होते हैं, गांधी जी शिफ्ट कर दिए जाते हैं, शिफ्टेड टू कहाँ पे, सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा के पास था 1933 में, ठीक है। और उसके बाद वो वापस नहीं आएंगे, 1930 के बाद वो कभी भी, है ना, साबरमती नहीं गए। इन्होंने क्या कहा था, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी मैं साबरमती आश्रम नहीं जाऊँगा। महात्मा गांधी कहाँ चले गए, सेवाग्राम आश्रम में। साबरमती आश्रम गांधी जी आज़ादी तक 1930 के बाद नहीं गए, पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन के बाद उन्होंने कहा मैं साबरमती आश्रम अब तब जाऊंगा जब मेरा देश आज़ाद हो जाएगा। और इन्होंने हरिजन सेवक संघ 1932 में बनाया। गांधी जी ने क्या बनाया 1932 में, हरिजन सेवक संघ। (1932) में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, और 1933 में इन्होंने हरिजन टूर लिया ताकि हरिजन के सपोर्ट के लिए मनी कलेक्ट कर पाए, ठीक। यहाँ तक ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था? जब सीडीएम चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे मोतीलाल नेहरू, ना कि जवाहरलाल नेहरू। मूवमेंट जब चल रहा था, ठीक है। अब लेफ्ट एंड कम्युनिस्ट और नेशनल मूवमेंट के बारे में चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद एक बार देखेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ाना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में भी आपको नोट्स में दे दिया गया, वहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। इसमें हमें कोई बात नहीं करनी, ये सब चीज़ें एकदम साइड रखेंगे अभी हम। ये हम लोगों के लेक्चर में इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ नोट्स में है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अब भाई साहब 1933 के बाद जब ये सब हो गया, एक और आया जिसे बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, जो रामसे मैकडोनल्ड ने घोषित कर दिया, और इसी के बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब 1934 से लेकर 1938 तक का कुछ ऐसा टाइम है जिस टाइम पे अनस्टेबिलिटी बहुत है। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में अगर देखेंगे हिटलर अलग चीज़ें कैप्चर कर रहा है, लीग ऑफ नेशन काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, चीज़ों को सेटल नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर क्या इंटरनेशनल सिनेरियो जो था इंडिया के फेवर में आने लगे। 1935 के एक्ट के बाद इंडिया का भाग्य जाग गया। अब सारी सिचुएशन इंटरनेशनली इंडिया को जिताने के फेवर में बन रही है। हिटलर, ठीक, और इधर हमारा एक महान नेता आ गया जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ये एक्टिव पॉलिटिक्स में दिख रहे हैं। और यहीं पर वर्ल्ड वॉर 1938 में जब सच में स्टार्ट हो जाती है तो इसको एक एज अ क्या देखा जाता है? मौका। इसे एक चांस के रूप में देखा जाता है, और हम ये सोचते हैं कि इस मौके को हम किस तरीके से कंट्रोल कर पाएं, किस तरीके से रेगुलेट करें। तो इस समय पर 2 सेशन होते हैं, एक हरिपुरा एक त्रिपुरा। इसके बारे में कौन समझाएगा? हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन कौन समझाएगा? किसी को पता है हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने दोनों किया था, और